गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांग आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस के बारे में डिस्कशन हमारा चल रहा था। ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ जीएस के साथ सिमिलैरिटी भी देख रहे थे कि सामान्य अध्ययन जीएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे यहाँ पर कॉमन देखने को मिलते हैं, जो यहाँ ऑप्शनल में भी होते हैं और जीएस में भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को हमने अभी तक देखा। हमने बात करी ज्योग्राफी ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं। हर ऑप्शनल के दो पेपर हमें देखने को मिलते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर यूपीएससी की तरफ से यही तरीका बनाया गया है। आप कोई सा भी ऑप्शनल लें, उसके दो पेपर होने वाले हैं। 250-250 नंबर के दो पेपर होते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी दो पेपर होते हैं। उसके अंदर जो पेपर 1 है, जिसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी दे रखा है, यूपीएससी ने भूगोल के सिद्धांत नाम दे रखा है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो हमने देखा था। पेपर 1 के अंतर्गत अगर हम देखें तो दो सेक्शन बनते हैं, दो खंड बनते हैं। एक खंड कहलाता है फिजिकल ज्योग्राफी या प्राकृतिक भूगोल वाला, दूसरा कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल वाला। हमने अभी तक सिलेबस डिस्कशन के अंदर ये पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। ये सारे के सारे सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए थे और साथ ही साथ हमने देखा था कि जितना हमें यहाँ ऑप्शनल में इन टॉपिक्स को पढ़ना होता है, उतना ही हमें जीएस में भी इन टॉपिक्स को पढ़ना होता है। डिटेल में हमने लास्ट सेशंस के अंदर बात करी थी। अब उससे आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं मानव भूगोल की तरफ, ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अगर हम देखें तो वैसे तो बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जिसका प्रभुत्व चल रहा है, डोमिनेंस चल रहा है, वो चल रहा है हमारा, मानव का। हम जैसे चाहे वैसे इस पर्यावरण को परिवर्तित करते हैं, पृथ्वी की व्यवस्थाओं को, नेचर को, प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हैं, अच्छे या बुरे किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ज्यादातर हम बुरे रूप में कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन करने की क्षमता, इस पृथ्वी पर राज करने की क्षमता जो हमारे पास में है, वो किसी और जीव जंतु के पास में नहीं है। तो डेफिनेटली हमें हमारे पर्सपेक्टिव से भी इस पृथ्वी को पढ़ना होगा। जैसा हमने लास्ट सेशन में बात करी थी कि ज्योग्राफी जो है वो मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप है, मानव और पर्यावरण का संबंध है। तो मानव और पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में हमने देखा, हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं उन सबको हमने देखा। हमारे आसपास जमीन है, जमीन को समझा। हमारे आसपास क्लाइमेट है, जलवायु है, उसको समझा। ओशियंस हैं, महासागर हैं, उनको समझा। देन जितना भी जीवन है, लाइफ है, उसको समझा। और इन सब के बीच में रिलेशन, संबंध कैसा है, उस एनवायरमेंट, पर्यावरण को भी समझा। लेकिन अब बात करने जा रहे हैं मानव के बारे में। मानव जो है वो क्या सोचता है, किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके अंदर 5 सेक्शन अगेन मिलते हैं। जैसे ये जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन था, उसके अंदर 5 सब सेक्शन थे, वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के अंदर भी 5 सब सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में संदर्श। दूसरा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। तीसरा है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल। चौथा रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक आयोजन। पांचवा मॉडल्स, थियरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम। ऐसे ये 5 सेक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। मानव भूगोल में संदर्श से शुरुआत करेंगे, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी से बात शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट में से बेस्ट ऑप्शनल कौन सा लें, प्लीज हेल्प कीजिए सर। देखिए, अगर आप हिंदी साहित्य लेंगे तो उसके लिए आपको अलग से ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। उसका जीएस के साथ में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, थोड़ी बहुत है, 5-10% की है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके अलावा आपको पूरा का पूरा हिंदी साहित्य जो है वो अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब जीएस तो पढ़ना ही है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये चारों जीएस के पेपर तो आपको पढ़ने ही है। उसके अलावा पूरा ऑप्शनल आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर आप देखेंगे तो पेपर 2 तो पूरा जीएस के साथ समानता रखता है। एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। वही जो हम जीएस में पढ़ते हैं पेपर 2 के अंतर्गत, इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी वही पढ़ते हैं। और पेपर 1 के अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला पूरा सेक्शन तो एकदम कॉमन है, सेम है, एकदम सेम, कुछ अलग है ही नहीं। गिने चुने इक्के दुक्के टॉपिक को छोड़ करके बाकी पूरा सेम है। यहाँ थोड़ा सा पार्ट, जैसे आज हम जो पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, ये यही ऑप्शन में आता है, ये जीएस में नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लगभग 75 से 80% की सिमिलैरिटी, समानता जीएस के साथ बनती है। तो ऐसे में
अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली समझदारी इसी में है कि एक ही चीज को पढ़ के तीन जगह पर अगर हम उसको काम में ले सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया तरीका है। साहित्य अगर आप कोई सा भी लेंगे वो साहित्य आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, पूरा अलग से पढ़ना, इधर जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना, उधर साहित्य अलग पढ़ना ही पढ़ना है, तो मेहनत आपकी डबल हो जाती है। यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ फायदा ये होता है आप वही चीज जो पढ़ रहे हैं वो जीएस में भी काम आएगी, वो प्रीलिम्स में भी काम आएगी। वहां हिंदी साहित्य में या किसी भी साहित्य में आप जो पढ़ोगे वो प्रीलिम्स में कुछ नहीं काम आने वाला, लेकिन यहाँ आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो प्रीलिम्स में भी काम आएगा, वो मेंस में भी काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। छोटा मोटा भी रोल नहीं, बहुत बड़ा रोल रहेगा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स में लगभग मोटा मोटी 40 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल की वजह से, ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके लगभग 40 क्वेश्चंस को कवर कर देगा। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और मैपिंग, ये तीनों सेक्शन के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। इसी साल 2024 का पेपर उठा के देखो, 40 क्वेश्चन लगभग आपको मिलेंगे। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और मैपिंग को कनेक्ट करो तो, तीनों को जोड़ो तो लगभग 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 में से 40 क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी से वो 40 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। 39 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस इधर भी है। जबकि आप कोई सा भी साहित्य पढ़ोगे वो आपको प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। कभी कभार कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, वरना आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। और मेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प आपको नहीं करने वाला। ये प्रीलिम्स में आपको 100 में से 40 क्वेश्चन की हेल्प ये करेगा, यानी 40% का योगदान इसका मिलेगा। और मेंस में भी लगभग लगभग 40 से 50% का योगदान इसका मिलेगा। तो समझदारी इसी में ना कि एक ही चीज पढ़े और वो सब जगह काम आए, तो वो ज्यादा समझदारी वाला सौदा है। हम यहाँ अलग पढ़ रहे हैं, पहले ही जीएस का सिलेबस खत्म नहीं होता बच्चों से, फिर ऑप्शनल का सिलेबस और अलग से आ जाता है, वो खत्म नहीं होता बच्चों से। बच्चा 5 साल तो इसी जद्दोजहद में लगा रहता है। इधर सर जीएस नहीं खत्म होता है, जीएस की चादर को सिकोड़, मतलब जीएस की चादर को फैलाने जाते हैं तो उधर ऑप्शनल की चादर सिकुड़ जाती है हमारी, उधर मामला गड़बड़ हो जाता है। उधर सुधारने जाते हैं, इधर गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यहाँ मामला शानदार हो जाता है। यहाँ आप जियोमॉर्फोलॉजी का रिवीजन कर रहे हो, चाहे ऑप्शनल में कर रहे हो, वो प्रीलिम्स ऑटोमेटिक तैयार होता जा रहा है, प्रीलिम्स का जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक ऑटोमेटिक तैयार होता जा रहा है, वो मेंस का जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक ऑटोमेटिक तैयार होता जा रहा है। तो बहुत फायदा मिलता है। और पेपर 2 में तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। पेपर 1 में भी काफी फायदा मिलता है, लेकिन पेपर 2 तो पूरा का पूरा जीएस है। जीएस के अलावा एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं जो आपको पेपर 2 के अंदर, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के अंदर अलग से पढ़ना पड़ता। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिल जाती है। राइट। और अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है वो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है इसके ऊपर। अभी 30,000 रुपीज का है, 15,000 में मिल रहा है, 15,000 रुपये में मिल रहा है। उसमें भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड लगाएंगे तो 500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो 14,500 रुपये में ही आपको जो ऑप्शनल अवेलेबल हो पा रहा है। आगे प्राइसेस इसकी और बढ़ जाएंगी तो आपको और ज्यादा महंगा पड़ेगा बाद में। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बुक बता दीजिए। मैं हर रोज बुक का डिस्कशन आपके साथ हर रोज कर रहा हूँ। हर एक सेक्शन जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसके साथ में उसकी बुक बताता जा रहा हूँ। हमने अभी तक 5 सेक्शन डिस्कस किए, 5 सेक्शन की बुक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये 5 जो सेक्शन हमने देखे, हिंदी में कौन सी बुक है, इंग्लिश में कौन सी बुक है, मैंने दोनों लैंग्वेज के हिसाब से डिस्कशन किया है अभी तक का। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस देखने जा रहे हैं, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका भी देखेंगे। उसके लिए भी कौन सी बुक्स से हम इस पार्ट को कवर कर सकते हैं, उसके लिए भी बात करेंगे अभी। सिलेबस डिस्कशन के बाद क्लासेस, हाँ क्लासेस चालू हो जाएंगी बिल्कुल। सिलेबस डिस्कशन के बाद अपन जियोमॉर्फोलॉजी से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। भू आकृति विज्ञान वाला जो पार्ट है उसी से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए तो बात करते हैं पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में संदर्श। सबसे पहले तो आपके सामने एक वर्ड आ रहा है पर्सपेक्टिव। बच्चों को कई बार तो इससे डर लगता है, और खास तौर से हिंदी वाले बच्चे तो संदर्श समझ ही नहीं पाते। वो समझते हैं ये संदर्भ लिखा हुआ है, ये संदर्भ नहीं है। संदर्श या पर्सपेक्टिव शब्द का मतलब होता है देखने का नजरिया। हम किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से, किस व्यू पॉइंट से हम देखते हैं, ये कहलाता है संदर्श या पर्सपेक्टिव। तो यहां पर हम बात करने जाएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में किस किस टाइप के पर्सपेक्टिव आए हैं, मानव भूगोल में किस किस प्रकार के संदर्श आए हैं, यानी देखने का नजरिया बदला है।
ये जो हम आज कह रहे हैं कि भूगोल जो शब्द विषय है वो मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन है। मैन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप की स्टडी जो है वही ज्योग्राफी कहलाती। लेकिन ये जो संदर्श आप देख रहे हो ये भी देखने का एक नजरिया है। ये नजरिया बनने में कई साल लगे हैं, कई साल हमें देखने को मिलते हैं, कई शताब्दी देखने को मिलती है इवन दैट। और अगर मैं इसको मिलेनियम कहूं तो भी गलत नहीं होगा। कई हजारों सालों से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की बहस देखेंगे यहाँ पर। हम ज्यादातर जो है वो डिबेट्स के बारे में बात करेंगे कि कोई कहता है कि ज्योग्राफी में ये होना चाहिए, कोई कहता है ज्योग्राफी में ये होना चाहिए। जैसे आप भी बचपन से ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आपका देखने का नजरिया अलग होता है ज्योग्राफी को। बच्चा जनरली जो है जो 10th क्लास तक ज्योग्राफी थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होती है, उसके बाद कुछ ना कुछ और सब्जेक्ट ले लिया होता है आपने। और कई बार तो बच्चा 11th-12th में भी ज्योग्राफी ले करके, ह्यूमैनिटीज ले करके, मानव विज्ञान लेकर के, उसमें भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेके कई बार तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, तब भी ज्योग्राफी को समझ नहीं पाता है। वो यही समझता है सर कुछ रटने जैसा सब्जेक्ट है, इसमें कुछ फैक्ट्स आएंगे, कुछ डेटा आएगा कि ये पहाड़ इतना ऊंचा है, ये वाली नदी इतनी लंबी है, ये वाली नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे जाके गिरती है। ऐसे ऐसे कुछ फैक्ट्स हम पढ़ेंगे और बस हो जाएगा, ज्योग्राफी इसी का नाम है। बच्चों के दिमाग में जनरली यही होता है। जबकि जब वो यहाँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आता है तो समझ पाता है कि ज्योग्राफी जो है वो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है, मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध है। उसे समझना ही ज्योग्राफी कहलाता है, उसे समझना ही भूगोल कहलाता है। तो अगर हम ये समझ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये हमारा दृष्टिकोण अब जाकर के विकसित हुआ है। लेकिन इसको विकसित होने में किस किस प्रकार के स्टेप्स आए, किस किस प्रकार के चरण आए हैं, उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग लोगों के कब कब किस किस प्रकार के विचार रहे हैं, देखने का नजरिया रहा है। पर्सपेक्टिव या संदर्श का मतलब क्या है? देखने का नजरिया। अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे हमें देखना होता है। थोड़ा सा ये पार्ट हिस्टोरिकल भी होता है, ऐतिहासिक भी होता है। थोड़ा इतिहास भी हम इसमें देखते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसके ये विचार थे, फिर इस व्यक्ति ने ऐसा किया था, इसके ये विचार थे। जैसा आप जनरली जीएस पेपर फॉर एथिक्स के अंदर भी पढ़ते हो कि फला व्यक्ति के क्या विचार थे, फला व्यक्ति के क्या विचार थे। ये पार्ट काफी ज्यादा पेपर 4 के अंदर भी हेल्प करता है। हमारी एथिक्स वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर भी काफी ज्यादा हेल्प करता है ये हमारी। तो इसके अंदर पहला पॉइंट जो यूपीएससी ने लिख रखा है दैट इज द एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन। हार्टशॉन, रिचर्ड हार्टशॉन नाम का एक व्यक्ति आता है, वो एक विचार लेकर के आता है। वो कांट से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो कांट का कहना होता है कि ज्योग्राफी जो है और हिस्ट्री जो है ये दोनों सब्जेक्ट में लॉजिक सप्लाई नहीं होते, इन दोनों में किसी प्रकार की तर्क शक्ति नहीं लागू हो सकती, इनको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। ऐसा कांट का विचार था, जो कि अपन आगे चल करके समझते हैं कि वो थोड़ा गलत होता है। पर रिचर्ड हार्टशॉन नाम का एक व्यक्ति आता है, वो कांट से काफी ज्यादा प्रभावित होता है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो वो ये कहता है कि जैसा कांट ज्योग्राफी को देखते हैं, ज्योग्राफी वैसी ही होनी चाहिए। जिस नजरिए से कांट ज्योग्राफी या भूगोल सब्जेक्ट को देखते हैं, उसी नजर से ज्योग्राफी पढ़ी जानी चाहिए। और वो एक कंसेप्ट लाते हैं एरियल डिफरेंशिएशन, एरिया के हिसाब से डिफरेंस, क्षेत्र के अनुसार विभेदन। विभेदन यानी अंतर, अलग अलग प्रकार के अंतर। तो हम किसी एक क्षेत्र में जाते हैं, अलग चीज दिखती है। आप खुद अपने आसपास देख सकते हो, आप किसी एक क्षेत्र में जाओ, नेचुरल चीजें बात कर रहे हैं हम, अपने द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग, सड़कें, इनकी बात नहीं कर रहे। नेचुरली प्राकृतिक रूप से हम देखें तो किसी जगह की स्थितियां अलग मिलेगी, वहां मैदान अलग प्रकार के, नदी अलग प्रकार की मिलेगी। तो किसी दूसरी जगह पर नदी, मैदान, पहाड़, कुछ अलग स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो हर जगह, हर एरिया में, हर क्षेत्र में हमें अलग अलग प्रकार के विभेद, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उन्हीं डिफरेंसेस का नाम ज्योग्राफी होता है। ऐसा रिचर्ड हार्टशॉन जो है वो लेकर के आता है। एक एक जगह को डिटेल में स्टडी की जानी चाहिए और उसको एक लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लिख लो, उसका एक लंबा चौड़ा विवरण आप लिख लो। ऐसा एक कंसेप्ट यहाँ पर आता है, बस इसी को ज्योग्राफी नाम दिया गया। जबकि हम आगे देखते हैं कि यही ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, ये ज्योग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी ज्योग्राफी नहीं है, पूरा भूगोल नहीं है। तो जैसे आप वो हिस्ट्री में स्यादवाद पढ़ते हो, जैन धर्म के अंदर एक स्यादवाद जैसा कंसेप्ट आता है, जिसके अंदर आप देखते हो कि 4 अंधों को अगर हाथी के सामने ले जाके खड़ा कर दिया जाए और वो जिस प्रकार का डिस्क्रिप्शन देंगे, एक हाथी की सूंड को पकड़ के अलग प्रकार का विवरण देगा, एक हाथी के पेट को पकड़ के अलग प्रकार का विवरण देगा, एक पूंछ को पकड़ के अलग प्रकार का विवरण देगा। सब अपना विवरण सही देंगे, डिस्क्रिप्शन सही देंगे, लेकिन कंप्लीट हाथी को डिफाइन नहीं कर सकते, कंप्लीट हाथी की डिटेल जो है वो नहीं दे सकते। तो ये ज्योग्राफी के कुछ हिस्से हैं, अलग 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 छोटे छोटे हिस्से हैं
जो ज्योग्राफी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंप्लीट जो व्यू है वो एक एक सबको मिला करके बनता है। इन सब विचारों को मिला करके अल्टीमेटली ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है वो निकल के आता है, और अल्टीमेटली हम इसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसे ही हम भूगोल या ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। राइट। तो एरियल डिफरेंशिएशन जैसा एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, रिचर्ड हार्टसॉन इस विचार को लेकर के आते हैं, तो ये क्या है कैसे है सारी बात यहाँ पर होगी हमारी। देन रीजनल सिंथेसिस, प्रादेशिक संश्लेषण, प्रदेश की अवधारणा, यहाँ पर रीजनल ज्योग्राफी वाला कंसेप्ट जो है वो भी निकल करके आएगा कि ज्योग्राफी को अलग अलग रीजन्स को पढ़ लो, अलग अलग रीजन्स को, प्रदेशों का अध्ययन कर लो, बस वही ज्योग्राफी है, ऐसा भी एक कंसेप्ट यहाँ पर निकल करके आएगा। देन यहाँ पर कुछ डाइकोटमीज आएंगी, डाइकोटमी एंड ड्यूअलिज्म, दो प्रकार के चीजें आएंगी, द्विभाजन एवं द्वैतवाद। डाइकोटमी एंड ड्यूअलिज्म का मतलब ये होता है, डाइकोटमी का मतलब होता है किसी चीज के दो रूप होना, दो प्रकार होना, दो टाइप होना, उसको हम कहते हैं डाइकोटमी। और किन्हीं दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन होना, डेफिनेटली दो चीजों के बीच में अंतर होगा तो आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो रहा होगा, किसी प्रकार का जो दिमाग में या कई सारे उसके फॉलोअर्स होंगे तो उनके बीच में वाद भी हो रहा होगा, डिबेट भी चल रही होगी कि नहीं ये चीज का मतलब ये होता है, नहीं ये चीज का मतलब ये होता है, दोनों कुछ बताएंगे दोनों एक ही है, कुछ बताएंगे दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे डाइकोटमी एंड ड्यूअलिज्म जैसा कंसेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्या होता है अपन डिटेल में समझेंगे आगे। किसी चीज के दो हिस्से होना, दैट इज द डाइकोटमी, और किन्हीं दो चीजों का अलग अलग होना, दैट इज द ड्यूअलिज्म। द्विभाजन यानी किसी चीज के दो टुकड़े, भाजन यानी भाग करना, दो भाग होना, और द्वैतवाद यानी दोनों अलग अलग होना, दोनों चीजें अलग अलग होना। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे डाइकोटमी एंड ड्यूअलिज्म आते हैं जिनसे कि हमारे सामने क्वेश्चन भी आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो वाला पार्ट हमें यहाँ पर समझना होता है। काफी सारी डाइकोटमीज है, काफी, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल और जो भौतिक भूगोल है, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं, दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग होनी चाहिए, दो रूप में भूगोल के दो रूप हैं, या दोनों ही अलग अलग हिस्से हैं जिसमें से एक को ही पढ़ा जाना चाहिए एक को नहीं पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वाद विवाद हैं जिनको कि अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर यही एक विचार आता है, एक और देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं हम, बहुत सारे प्रकार के संदर्भ पढ़ रहे हैं यानी देखने का नजरिया। तो एक और नया देखने का नजरिया आता है जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद जो है वो कहता है हमें ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण पर फोकस करना चाहिए, एनवायरमेंट पर फोकस करना चाहिए। डेवलपमेंट की वजह से एनवायरमेंट जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर काफी सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देन एक विचार आता क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति। कुछ गणित का उपयोग जो है, मैथमेटिक्स का उपयोग जो है वो ज्यादा होने लगता है ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी सिर्फ एक मैथमेटिक्स का टूल बन करके रह जाता है कुछ समय के लिए। इतिहास में कुछ समय ऐसा भी रहा है जहां पर कि ज्योग्राफी सिर्फ मैथमेटिक्स का टूल बन के, मतलब मैथमेटिक्स ही उसके अंदर ही छाने लगती है और कुछ भी समझने जैसी चीजें बन कम होने लगती है, सिर्फ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। वो जो समय आता है दैट इज द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके अपने कुछ फायदे भी रहे कुछ नुकसान भी रहे, उन सबको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एंड लोकेशनल एनालिसिस, अवस्थिति विश्लेषण, पीटर हैगेट जैसा एक व्यक्ति आएगा, लोकेशंस का भी एनालिसिस हो सकता है, अलग अलग अवस्थितियां, अलग अलग जगह जो हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसा एक कंसेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये भी देखने के नजरिए हैं, सब पर्सपेक्टिव चल रहा है, ये पार्ट संदर्भ चल रहा है, तो देखने के अलग अलग नजरिए हैं जिनको कि हमें समझना है। देन कुछ और नजरिए आते हैं, कुछ और पर्सपेक्टिव आते हैं, जैसे कि रेडिकल ज्योग्राफी, उग्र सुधारवाद। ये क्या होता है, ये जल्दी जल्दी चेंजेस लाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी परिवर्तन लाना चाहते हैं ज्योग्राफी की दुनिया में। तो ये कौन है, क्या है, कैसे इसके कुछ फायदे देखने को मिले। दूसरा होता है बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यवहारिक भूगोल, उसको हम समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, मानवीय भूगोल, उसके बारे में बात हम यहाँ पर करेंगे। एंड वेलफेयर अप्रोचेस, कल्याणकारी उपागम या कल्याण करने के लिए ज्योग्राफी जो है वो कल्याण का तरीका होना चाहिए, लोगों का कल्याण हो सके, वेलफेयर हो सके, उसका एक तरीका होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, हम इन सब विचारों को पढ़ेंगे समझेंगे, कौन किस प्रकार का विचार ला रहा है, कौन किस प्रकार का विचार ला रहा है, कैसे ये विचार जो है वो विकसित हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर जानने की समझने की कोशिश हम करेंगे। देन
लैंग्वेजेस क्या होती हैं, भाषाएं क्या होती हैं, इनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। रिलीजन्स, धर्म क्या होते हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। एंड सेकुलराइजेशन, धर्म निरपेक्षता, इनको भी हम समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ये शब्द जो हैं वो हमारे काफी काम के होते हैं। सेकुलराइजेशन पॉलिटी में भी आप पढ़ते हैं। रिलीजन्स जो है वो हम कई बार पॉलिटी गवर्नेंस वाले पार्ट में पढ़ते हैं। लैंग्वेजेस ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है। सोसाइटी के अंदर, सब इंडियन सोसाइटी जो है उसके अंदर पढ़ा जाता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, ये कॉमन है, अपने जीएस के साथ भी मैच करते हैं। इनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देन कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश। किसी संस्कृति, किसी कल्चर के ये मुख्य भाग होते हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, ये किसी संस्कृति के कल्चर के मुख्य भाग होते हैं, मेजर एलिमेंट्स होते हैं। तो उनको हमें समझने की कोशिश करनी है। और साथ ही साथ ये पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है, वो किस किस प्रकार के कल्चरल रीजन्स में, सांस्कृतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक प्रदेश, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति हमें देखने को मिलती है, तो उनको भी हमें यहाँ पर समझना होता है। एंड लास्ट टॉपिक जो यहाँ पर मेंशन है, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव का विकास किस तरीके से नापा जाता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से मेजर किया जाता, नापा जाता है। 1990 से 1990 से लगभग ये नापा जा रहा है। तो वो क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कैसे नापा जाता है, फिर इसमें कमियां क्या हैं, वो कैसे पूरी की गई, इसमें कुछ कमियां हैं जो जिनको ये पूरी नहीं कर पाता, तो उनका पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ये सब चीजें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा पार्ट यहाँ पर पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में संदर्श के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसका जो अगला पार्ट है, इसके लिए कौन सी बुक्स होंगी, पहले बुक्स की बात कर लेते हैं, फिर अगले पार्ट के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके लिए एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी रहेंगी। क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी जो है वो हमें यहाँ पर पढ़नी रहेंगी। वो हमने अच्छे से पढ़ ली तो हमारा बहुत सारा पार्ट यहाँ पर कवर हो जाता है। हालांकि इस पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत कम पार्ट यहाँ पर कवर हो पाता है। 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट आता है, लेकिन ओवरऑल इस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए जो ज्योग्राफी का नॉलेज हमें चाहिए वो जो एनसीईआरटी से हमें डेफिनेटली मिल पाता है। देन आती है एक बुक, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, माजिद हुसैन की आती है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है ये बुक, तो हिंदी वालों के लिए भी उतनी ही यूजफुल है जितनी कि इंग्लिश वालों के लिए यूजफुल है। तो ये एक अच्छी किताब है, आप इससे इस पार्ट को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ और बुक्स आती है, वो हिंदी में नहीं आती। ये जो दो बुक्स आपको दिख रही है ये सिर्फ इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में नहीं आती। जैसे ज्योग्राफिकल थॉट्स बाय आर डी दीक्षित, आर डी दीक्षित साहब की एक किताब आती है ज्योग्राफिकल थॉट्स नाम की, इंग्लिश में ही आती है, हिंदी में नहीं आती है। तो हिंदी वालों के लिए बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन बचता है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, जो कि माजिद हुसैन साहब की आती है। अच्छी किताब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किताब बहुत बढ़िया है। ये किताबें भी अच्छी हैं, आर डी दीक्षित पढ़ सकते हैं, या फिर सुदीप्ता अधिकारी, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स बाय सुदीप्ता अधिकारी, ये किताबें भी पढ़ी जा सकती है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के पास में काफी ऑप्शन है, कोई सी भी किताब इसमें से पढ़ सकते हैं। एक ही पढ़नी है आपको, सारी नहीं पढ़नी है। हिंदी में एक ही ऑप्शन बनता है और वो अच्छी किताब है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास। यहां से इस सेक्शन को कवर किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे एक और सेक्शन की तरफ, जो एक और सेक्शन हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, दैट इज द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। हमने अभी अभी बात करी है मानव भूगोल में संदर्श, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के बारे में। ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमारे इंक्लूड होते हैं, इन सबको हम देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट की बात कर लें, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर आते हैं। तो जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शन लेना चाहते हैं, पहले भी हमारी बात हुई है, जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शन से जुड़ना चाहते हैं, ये अभी हमारा सिलेबस डिस्कशन चल रहा है। हम एक पार्ट को एकदम छोटे से छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। और ये सेशन जो है वो जीएस वालों के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये भी आपका यहाँ पर कवर होता चला जाता है। कौन से टॉपिक्स है, कौन सा हिस्सा है जो कि जीएस में भी आता है, ये भी हम यहाँ पर समझ जाते हैं। तो ये बैच जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ये बैच 30,000 रुपीज का बैच है, 30,000 रुपए का, लेकिन फिलहाल 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 15,000 रुपए में ये बैच अवेलेबल है, उसमें भी आप पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे, 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। हमारी क्लासेस जो हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, अगले 5 से 7 दिनों के अंदर
हमारी टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सिलेबस डिस्कशन ऑलमोस्ट अगले 3 से 4 दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं अभी जुड़ सकते हैं, बाद में फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी पड़ेंगी। लाइव क्लासेस चल रही हैं अभी, तो लाइव क्लासेस के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं डेफिनेटली अभी आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही ये फीस जो है, डिस्काउंट जो है वो भी कभी भी बंद हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो फीस और बढ़ जाएगी। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है, फायदा लेना चाह रहा है, वो डेफिनेटली यहाँ पर ले सकता है। इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, हमारा आंसर राइटिंग का बैच अवेलेबल है। 1999 में आंसर राइटिंग का बैच पर मंथ आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी का बैच आपके लिए अवेलेबल है। 8 महीनों का लंबा कोर्स है और ये 12,000 रुपए का बैच है, लेकिन फिलहाल ये आपको 2,999 में अवेलेबल हो रहा है, 3,000 रुपए में अवेलेबल है। जबरदस्त डिस्काउंट यहाँ पर भी मिल रहा है। तो जो बच्चा यहाँ जुड़ना चाह रहा है वो जुड़ सकता है। एंड जो बच्चे गुरुकुल बैच के साथ, ऑफलाइन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, गुरुकुल बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो भी डेफिनेटली गुरुकुल बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, सुपर 80 बैच है, 80 बच्चों का बैच है और इस पर भी 50% ऑफ का डिस्काउंट फिलहाल मिल रहा है। तो जो बच्चे गुरुकुल बैच ऑफलाइन, हमारा जो गुरुकुल कैंपस है उसमें आकर के यहीं रह करके पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ आकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल में हमें क्या पढ़ना होता है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो हमें पढ़नी होती हैं। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। अब जो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच है उसमें जाएंगे, उसके अंदर आपको पेपर 1 के सिलेबस की पीडीएफ जो यहाँ पर आपको दिख रही है और जो पेपर 2 के सिलेबस की पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। आपने चाहे बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है तब भी पीडीएफ ओपन है, कोई भी बच्चा उसको ओपन कर सकता है, खोल सकता है, डाउनलोड कर सकता है। पीडीएफ जो सिलेबस वाली पीडीएफ है वो ओपन है, जब आप चाहें तब आप उसको खोल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल, ये अगेन वापस वही सेक्शन आ जाता है जो जीएस के साथ मैच करता है। पिछले सेक्शन में अगर हम देखें जीएस के साथ सिमिलैरिटी कितनी है, तो इस सेक्शन की जीएस के साथ सिमिलैरिटी कम मिलती है हमें। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला आपके लिए प्रीलिम्स मेंस प्लस ऑप्शनल तीनों में कॉमन है। ये 3 सेक्शन जो आपको दिख रहे हैं, भाषा, धर्म, धर्मनिरपेक्षता, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश, मानव विकास सूचकांक, ये आप जीएस में इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हो, एचडीआई क्या होता है, तो ये पार्ट जो है वो कॉमन मिलता है। बाकी जितना पार्ट आप देख रहे हो वो सिर्फ ऑप्शनल में पढ़ा जाता है, यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमें देखने को मिलता है। तो मोटा मोटी अगर हम यहाँ देखें तो 30% की सिमिलैरिटी जीएस के साथ में इस सेक्शन की मिलती है। लास्ट सेक्शंस में हमने बात करी थी, अगर आपको याद होगा, अगर हम इन सब सारे सेक्शंस की बात करते चले जाएं तो जियोमॉर्फोलॉजी का ऑलमोस्ट 90% सेक्शन जीएस के साथ सिमिलैरिटी लगता है। ये तीनों सेक्शन 100% सिमिलैरिटी रखते हैं और ये सेक्शन भी 100% सिमिलैरिटी रखता है। तो जीएस के साथ में ये तो पूरे के पूरे सिमिलैरिटी रखते हैं। यहाँ कुछ गिने चुने 4-5 टॉपिक एक्स्ट्रा है और यहाँ एक टॉपिक एक्स्ट्रा है जीन पूल सेंटर वाला, बाकी सब का सब कॉमन है। पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट में 30% सिमिलैरिटी, 30% की समानता हमें मिलती है, यानी 70, इसके अंदर जितने टॉपिक्स मेंशन है उसमें से 30% टॉपिक जीएस में मिलते हैं, बाकी के हमें एक्स्ट्रा पढ़ने रहेंगे। लेकिन अब जो हम वापस इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखने जा रहे हैं, 100% सिमिलैरिटी, पूरा एक सिंगल टॉपिक इसमें ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको जीएस में ना पढ़ना पड़ता हो। सारी के सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर अभी आप देखेंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको जीएस में पढ़ने होते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं देख लेते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल में हमें सबसे पहले देखना होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विश्व का आर्थिक विकास। जनरली यहाँ पर जो चीजें आएंगी वो जनरली आप जो है जीएस के अंदर इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हो, या तो इकोनॉमी में या ज्योग्राफी में, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर इनको हम पढ़ रहे होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विश्व का आर्थिक विकास कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या है, उसके कौन कौन से टर्म्स है, कौन कौन से पॉइंट्स है, वो हमें यहाँ पर जानने होते हैं। ये आप सेम जो है जीएस के साथ भी पढ़ते हो। ये प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों में कॉमन है, ये प्रीलिम्स में भी आएगा, ये मेंस में भी आएगा, ये ऑप्शनल में भी आएगा। देन इस वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इस विश्व के आर्थिक विकास को कैसे मापा जाता है, मेजर कैसे किया जाता है, कितना इस देश का इतना विकास हो गया,
इस देश का इतना कम विकास हुआ, ये नापते कैसे हैं, नापने का तरीका क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो हमें यहाँ समझना है। और उस मेजरमेंट से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसके नापने के तरीकों में कुछ समस्याएं होती है, तो वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये आप जनरली इकोनॉमी के अंदर, जीएस के अंदर अगर हम देखें तो इकोनॉमी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। देन वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व के संसाधन, अलग अलग प्रकार के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, जल संसाधन, भूमि संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स, वन संसाधन, मिनरल रिसोर्स, खनिज संसाधन, एग्रीकल्चर रिसोर्स, कृषि संसाधन, ऐसे बहुत सारे प्रकार के संसाधन होते हैं। तो वो सब प्रकार के संसाधन कौन कौन से हैं और कहां कहां पर है, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, वितरण भी पढ़ना है, यानी कहां कहां पर है। जैसे गैस रिजर्व्स की बात आती है, गैस के भंडारों की बात आती है, तो रशिया नंबर 1 मिलता है हमें। विश्व की जितनी गैस है वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, उसकी 25%, एक चौथाई गैस अकेले रशिया के पास में हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वितरण कैसा है। यूरेनियम की बात आती है तो कजाकिस्तान नंबर 1 पे आता है, कनाडा नंबर 2 पे आता है। तो ऐसे अलग अलग चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, वितरण किस प्रकार से, कहाँ कितने बड़े भंडार हैं उसके, वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देन बात आती है ऊर्जा की, एनर्जी की। एनर्जी का क्राइसिस है, ऊर्जा का संकट जो है विश्व में चल रहा है, और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी रहे जबकि ये स्थितियां बहुत भयंकर भी बनी है, बहुत जबरदस्त भी बनी है। तो वो हमें यहाँ पर समझना होता है। एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट किस प्रकार से इस विश्व पर गहरा रहा है, किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, और उनका सोल्यूशन, समाधान क्या हो सकता है, ये सब हमें यहाँ पर जानने की कोशिश करनी होती है। देन आता है द लिमिट्स टू ग्रोथ। हम जो फिलहाल ग्रोथ कर रहे हैं, जो हमारी वृद्धि हो रही है, समृद्धि हो रही है, उसकी अपनी एक सीमा है, उसकी अपनी एक लिमिट है। उस लिमिट के बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे। तो वो लिमिट क्या है, कैसे है, लिमिट्स टू ग्रोथ नाम का एक कंसेप्ट आया था, पूरा का पूरा एक अवधारणा आई थी। तो उस अवधारणा को हमें यहाँ पर समझना होगा, जानना होगा। तो ये एक पॉइंट जो है वो इसके अंतर्गत हमें समझना होगा। देन आता है पूरा एग्रीकल्चर वाला पार्ट, कृषि वाला पार्ट। अगेन एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है वो प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों में कॉमन है, कुछ स्पेशल यहाँ पर नहीं होने वाला है। वही चीजें जो आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ते हो, वही चीजें यहाँ पर भी जाननी होती है। तो एग्रीकल्चर में टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स, कृषि के प्रदेशों का की प्रारूपता, अलग अलग प्रकार के किस किस प्रकार के प्रदेश हैं, किस किस प्रकार के रीजन्स हैं, वो हमें समझने होते हैं। अलग अलग लोगों ने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है, प्रदेश बनाए हैं। एक फेमस व्यक्ति है विटलेसी, विटलेसी ने क्लासिफिकेशन किया है, वर्ल्ड को 13 अलग अलग रीजन्स में बांटा है, 13 अलग अलग प्रदेशों में बांटा है। तो वो सब हम यहाँ पर समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। देन आता है एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड प्रोडक्टिविटी। कृषि में हमें किस किस प्रकार के इनपुट्स देने होते हैं, किस किस प्रकार के निवेश करने होते हैं, क्या क्या चीजें हमें देनी पड़ती है, लेबर देनी पड़ती है, फर्टिलाइजर उर्वरक देना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, बीज लगाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार के इनपुट्स जो है, निवेश जो है, वो हमें देखने को मिलते हैं। और उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे देखी जाती है, उत्पादकता कैसे देखी जाती है। उत्पादकता का मतलब होता है कितना आउटपुट आया, और उसका, उसमें हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे कितना इनपुट हमने दिया था। आउटपुट बटा इनपुट अगर हम निकालते हैं तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, वर्ल्ड की कितनी है, रीजनल लेवल पर कितनी है, भारत की कितनी है, दूसरे देशों की कितनी है, वो सब हमें यहाँ पर समझना होता है। देन आता फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, खाद्य एवं पोषण की समस्याएं। एक और समस्या जो पूरे वर्ल्ड जिस समस्या से जूझ रहा है वो है सबको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। और हो सकता है पेट भर खाना मिल रहा हो, लेकिन शरीर को जितने पोषण की जरूरत है, जितने न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे। तो उन सबको हमें यह समझना है, उससे जुड़ी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशन है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है उसका, और आगे क्या समाधान निकाला जा सकता है, क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देन फूड सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को अच्छा भोजन मिले, पोषण वाला भोजन मिले, न्यूट्रिशन रिच फूड जो है वो हर व्यक्ति को मिल पाए, ये हम चाहते हैं। तो वो फूड की सिक्योरिटी हो, खाद्य की सुरक्षा हो, कि हर समय पर हर व्यक्ति को अच्छा भोजन, पोषण युक्त भोजन जो है, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अवेलेबल हो रहा हो। ये हमें टॉपिक जो है वो समझना होता है। ये जनरली हम जो है, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हम अभी ये देख रहे हैं, ये सब के सब हम जीएस में इकोनॉमी में पढ़ते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी इकोनॉमी जो पढ़ते हैं उसके अंदर ये टॉपिक आते हैं, इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में भी पढ़ते हैं इसको हम। और बाकी जीएस के अंदर, जीएस पेपर 3 जो होता है, मेंस के अंदर जीएस पेपर 3 के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ये सारे पार्ट हम पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक होता है फेमाइन, दुर्भिक्ष, अकाल जिसको हम कहते हैं। अकाल के कारण क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से अकाल पड़ते हैं।
अफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, किस किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, एंड रेमेडीज क्या है, उपचार क्या है, कैसे उनसे हम बच सकते हैं या उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, ये सब हमें यहाँ पर जानने की कोशिश करनी होती है। तो ये एग्रीकल्चर कृषि के अंदर ये सारा पार्ट हमें यहाँ पर समझना होता है। कंप्लीट पार्ट, चाहे मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं चाहे एग्रीकल्चर की बात करूं, कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों में कॉमन है। कुछ भी एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं जो यहाँ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा हो, ये सब टॉपिक हमें जीएस में भी पढ़ने पड़ते हैं। और लास्ट इसके अंदर आती है वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, विश्व के उद्योग, उनके लोकेशन पैटर्न्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं, अवस्थानिक प्रतिरूप क्या है, मतलब किस लोकेशन पर किस प्रकार की इंडस्ट्री लगती है, किस जगह पर किस प्रकार की उद्योग लगाया जाता है, ज्यादा सूटेबल होगा, ज्यादा बढ़िया होगा, यह हमें यहाँ पर समझना होता है। और साथ ही साथ उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, हर एक इंडस्ट्री की, हर एक उद्योग की अपनी कुछ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी यहाँ पर हमें समझना होता है, जानना होता है। एंड लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो मेंशन है दैट इज द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार के प्रतिमान, किस प्रकार से पूरे विश्व में ट्रेड चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसके पैटर्न्स क्या है, प्रतिरूप क्या है, वो हमें यहाँ पर समझना है। अगेन ये वाला पूरा पार्ट अगर आप देखें तो जीएस के साथ मैच करता है। जो इंडस्ट्रीज वाला पार्ट है वो हम जीएस में, ज्योग्राफी में और इकोनॉमी में पढ़ते हैं, और जो वर्ल्ड ट्रेड के पैटर्न्स हैं, विश्व व्यापार के जो प्रतिरूप प्रतिमान है, वो हम इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये पूरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो आप देख रहे हो, आर्थिक भूगोल जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, जिसके अलग अलग हिस्से होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, जिसको आप इकोनॉमी के रूप में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हो। इसी का एक हिस्सा है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल, जिसको आप हिस्ट्री के रूप में, इतिहास के रूप में पढ़ते हो। ऐसे इसके बहुत सारे हिस्से, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल, उसको आप एक हिस्से के रूप में, पॉलिटी के रूप में पढ़ते हो या पॉलिटिकल साइंस के रूप में पढ़ते हो। तो ऐसा ज्योग्राफी अपने आप में एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। उसके ये अलग अलग हिस्से सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखे हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी अलग पूछ लेंगे वो आपसे, एक टॉपिक अलग से जो है वो यहाँ पर सिलेबस में मेंशन कर दिया, उसके अंदर ये सब चीजें आपको पढ़नी है। ऐसे पूरा का पूरा पार्ट जो है वो यूपीएससी ने सिलेबस को डिजाइन कर रखा है, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है जो बहुत सारी चीजों को अपने साथ में कनेक्ट करके लेकर के चलता है, अपने साथ में जोड़ करके लेकर के चलता है। तो ये प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों में एकदम कॉमन, एकदम समान जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये कहां से हम प्रिपेयर करेंगे, इसको कहां से तैयार किया जा सकता है? इसके लिए देखिए एनसीईआरटी बहुत हेल्प करती है हमारी, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहता है इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझने में। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपका कंसेप्ट उतनी क्लैरिटी आ नहीं पाती है। उसके बाद आप किताब पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, रूपा मेड सिंपल नाम के, मेड सिंपल नाम की एक सीरीज आती है, उसकी किताब आती है। नॉवेल्स एंड वेरिंग जो है वो इसके ऑथर हैं। ये सिर्फ इंग्लिश में आती है, हिंदी में नहीं आती। मेड सिंपल की जो बुक्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश में आती है, हिंदी में नहीं आती। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बाय हार्टशॉन एंड ट्रूमैन एक और किताब आती है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया किताब जो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ दैट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है और काफी अच्छी किताब है। मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब तो पढ़नी ही चाहिए। इवन दैट कई बार तो बच्चे का ऑप्शनल ज्योग्राफी ना हो तब भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब तो पढ़नी ही चाहिए ज्योग्राफी को समझने के लिए, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल को समझने के लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन जो बुक है वो हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। काफी ज्यादा समझ का दायरा जो है वो आपका विकसित होता है, कैसे चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारक कैसे चीजों को प्रभावित करते हैं, ये बहुत अच्छे से आप यहाँ पर इस बुक से समझ सकते हैं। तो मैं जनरली बच्चों को ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन जो है वो रिकमेंड करता हूँ। जो बच्चे यहाँ बैच में जुड़ रहे हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है, सर हमें, हमारे पास में इतनी किताबें नहीं है, ये नहीं है, हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, वो सब टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो। आप सिर्फ मेरे साथ में जुड़ेंगे, एकदम बेसिक से, जीरो से लेकर के ऑप्शनल के लेवल तक ले जाने का काम मेरा है, तो वो टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो। हाँ, कुछ किताबें जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आपको पढ़नी है, जो आपको खरीदनी है। ये किताब भी उस रिकमेंडेड बुक्स में से एक है, ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप इसको डेफिनेटली खरीद लें, जो बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ में वो खरीद लें, आगे काम आएगी। या जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब भी आप खरीद सकते हैं, अभी जरूरत नहीं लेनी, अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी, तब तक क्या पता नया एडिशन आ जाए तो आपके लिए और काम आसान हो जाएगा। तो ये किताबें हैं जहां से कि हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल वाले सेक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राइट। हाँ, अगली 3-4 क्लास में जो है हमारे टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ चुके हैं तो अगले 3 से 4 क्लास में हमारा ये सिलेबस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 का सिलेबस हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके होंगे। फिर हम जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है सिलेबस में, दैट इज द जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान।
यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सिमिलैरिटी अभी आपने देख ही ली, ये वाला सेक्शन तो जबरदस्त सिमिलर है ही है, सिर्फ ये एक पर्सपेक्टिव वाला पार्ट था जो थोड़ा कम सिमिलर है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ना रहता है। इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी देख लीजिए, यूं का यूं, अभी अभी हम जो टॉपिक्स डिस्कस करके आए हैं वो यूं के यूं जीएस के अंदर भी आते हैं, मतलब हमें कुछ अलग से स्पेशल नहीं पढ़ना है, वही चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं जीएस के अंदर वही चीजें यहाँ पर भी पढ़ के अपना ऑप्शनल भी तैयार हो जाता है। राइट, चलिए तो अब सेशन को यहीं एंड करते हैं। आज हमने 2 सेक्शन के बारे में बात करी है, नेक्स्ट सेशंस में हम बाकी के सेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे कि उनके सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन।